मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में ये आज का पूरा एक क्लास ऐसा है जहां से आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का पूरा कवर करेगा। यानी पूरा का पूरा यह वन क्लास पूरे वन चैप्टर को समाप्त करेगा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। और इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो आप लोग का संगत असंगत हो गया, ठीक है ना, ग्राफ हो गया, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रजगुणन विधि, नाव का चाल, ये सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो जो आप लोगों को पॉइंट बाई पॉइंट नोट कराते रहेंगे, हमारे साथ नोट करना है, हमारे साथ सीखते रहना है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाने का काम चालू करिए। तो आप लोगों का यहां से चालू होता है सबसे पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बाबू लोग सबसे पहले यह समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता क्या है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उनका घात एक हो, उन्हें कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी आप लोग यहां से इन्वर्ट का में लिख सकते हैं कि दो, या ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे समीकरण, ठीक है ना। आप लोग यहां पर लिखिए कि ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें जिसमें दो चर हो, दो चर हो तथा तथा उनका उनका घात एक हो। बात आया समझ में? उनका क्या हो? घात एक हो। तो हम लोग इन्हें कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो गो चर कहने का मतलब है कि दो गो ओकरा में रहेगा, एक्स एंड वाई दोनों रहेगा, साथ में ओकर घात जो है आप लोगों को एक देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ देखिए, जैसे में बाबू, ठीक है ना, जैसे में आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एगो हो गया ए एक्स, प्लस का हो गया बी वाई और प्लस का हो गया सी बराबर 0। एकरा में दो गो चर है, ठीक है ना। एगो चर आप लोगों का ये वाला है, ठीक है ना, ये आपका एगो चर है और एगो आप लोगों का जो है वह ये चर है। तो हम लोग का दो गो चर है और इनका घात एक है। तो हम लोग इन्हें बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, देखिए नाम नहीं रटना है, मतलब आप लोगों को समझना है दो चर। दो चर मतलब दो गो वेरिएबल रहेगा, मतलब एक्स एंड वाई, चाहे एम चाहे एन चाहे एस या टी, दो गो रहेगा, ठीक है ना। ओकरा बाद रैखिक का मतलब होता है कि उन चर का सबसे अधिकतम पावर एक रहेगा, यानी घात एक रहेगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं रैखिक है। तो पूरा मिला के बोल दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनका ही पूरा कहानी हम लोग को आगे समझना है, ठीक है ना, कि पूरा आधारित सवाल है। तो अब यहाँ पर जैसे में और सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे आप लोग देखिएगा कि 2x प्लस का 3y बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ओकरा बाद हो गया 5x माइनस का 7y बराबर 0 हो गया। तीसरा नंबर में आ जाइए, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, 7m माइनस का 3n प्लस का 4 बराबर 0 हो गया। ये सारे के सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। इसमें किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये तो हम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ से कुछ समझने वाली पॉइंट है, जैसे देखिएगा हम यहाँ पर बोले हैं 2x प्लस 3y बराबर 0। तो आप लोग यहाँ जरा देखिएगा, हम कुछ समझाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बोल दिए कि बाबू हम लोग का यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर, हम मान लेते हैं कि 6 दिए हैं, हम 6 दिए हैं। तो आप लोग यहाँ से अनगिनत मान आप लोग निकालना सीखे। कैसे? यदि हम यहाँ बताते हैं, पुट करते हैं कि बाबू बताओ x बराबर 1, ठीक है ना, x बराबर 1, तो x बराबर 1 हम लोग पुट करेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, आप ही लोग बताइए। हम x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 इंटू दो हो जाएगा ना, 2, हाँ, प्लस का हो जाएगा 3y, हाँ, बराबर है कितना हमने के 6। ये 2 चल जाएगा उधर तो घटेगा,
तो घटेगा तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। और ये फिर 3 कहाँ आ जाएगा बाटा में, तो y का जो मान होगा हम लोग का 4 बाटा में 3 आएगा। यानी x बराबर आप 1 रखते हैं तो हम लोग का y का जो मान है वह आप लोगों का 4 बाटा में 3 मिलेगा। यहाँ तक बात आया समझ में। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आप लोगों को इतना सारा मान तो खुद से निकालने आना चाहिए कि x बराबर 1 पर, x बराबर 0 पर, y पर। आइए हम यहाँ पर x बराबर 2 पे मान निकालते हैं कितना होगा, ठीक है ना। देखिए तो हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो आप लोग 4 लिखिए, प्लस यहाँ पर कितना है 3y है, बराबर कितना है 6 है। ये 4 प्लस में है, बराबर के उधर जाके घटेगा तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा। फिर 3 कहाँ आ जाएगा बाटा में, यानी y का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 2 बाटा में 3। यानी हम लोग का यहाँ से y बराबर जो मान आया है वह 2 बाटा में कितना आएगा 2 बाटा में 3। तो ऐसे ही हम लोग का x का मान हो गया, हम लोग का y का मान निकल गया। कोई तकलीफ कोई समस्या है तो आप लोग बताइएगा। x का मान y का मान हो गया। ऐसे ही देखिए माइनस में हम लोग आ जाते हैं कि x का मान लीजिए -3 रखते हैं तब क्या होगा। तो -3 यहाँ रखेंगे तो -3 गुना 2 हम लोग का हो जाएगा -6। ये क्या है प्लस का 3y बराबर हम लोग का हो गया 6। ये -6 है, बराबर के उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी 3y बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 6, यानी हो गया 3y बराबर हो गया 12। हो गया ना। 3 से 12 क बार में गया 4 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 4। यानी हम लोग यहाँ से लिखेंगे y बराबर 4। तो हम लोग का x का मान -3 आ गया, y का मान आ गया 4। तो ऐसे आप लोगों को अनगिनत मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है ना, इनके अनेक मान होते हैं, ठीक है ना, अनेक हल होते हैं। जैसे x का मान आप लोग रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। यह आप लोगों को इतना करने आना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे में अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझना होगा टेक्निक, इम्पोर्टेंट आप लोगों को टिप्स समझना है। जरा आप लोग ध्यान से अपने कॉपी में आप लोग लिखते रहेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टिप्स है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है ना। व्यापक रूप जो रहता है ना वह मेन स्ट्रक्चर होता है कि जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि ax प्लस का by और प्लस का c बराबर 0, ठीक है ना। ये जो है ना ये आप लोगों के 2 चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है जो आप लोग को हमेशा याद रखना है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखिए, जैसे हम आप लोगों को बोल दिए कि 2x माइनस का 3y प्लस का 5 बराबर 0। तो आप लोगों को यहाँ से बताना होगा कि a का मान, b का मान, c का मान कितना है। तो चलिए देखिए x के जो गुना में है उसी को बोलते हैं a, y के जो गुना में उसको बोलते हैं b, जो छूटा है c। तो x के गुना में 2 है तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि a बराबर कितना है 2। फिर हम बोलेंगे b बराबर, तो y के गुना में -3 तो यहाँ हो जाएगा -3। फिर बोलेंगे c बराबर, c का मान कितना है 5। तो आप लोगों को ऐसे a b c का मान जो है वह आप लोगों को छांटने आना चाहिए कि हाँ भैया हम लोग अब यहाँ से समीकरण से a का मान, b का मान, c का मान हम लोग छांट लेंगे, कोई यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे अगला और एगो क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हम आप लोगों को बोल दिए कि 2x माइनस का 5 बराबर 0। अब एकरा में a b c का मान बताना है। तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि जो x के गुना में रहता है वह a होता है, जो y के गुना में रहता है वह b होता है, जो जिसमें x y नहीं रहता है वह अचर होता है। तो अब यहाँ चलिए
x के गुना में 2 है तो इसका मतलब कि a का जो मान है वह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए b का मान। तो b होता क्या है, b होता है जो y के गुना में रहता है, और हम लोग के इस पूरा इक्वेशन में y हल ही नहीं है। हम लोग इस पूरा क्वेश्चन में आई मतलब वाई है कहीं नहीं, तो हम लोग का बी का मान का आ गया 0, और उसके बाद बचा सी। सी मतलब होता है जौना में एक्स वाई नहीं है। ठीक है ना, बिना एक्स वाई के। तो हम लोग कौन सा है, -5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -5। तो ऐसे ए का मान, बी का मान, सी का मान आप लोगों को लिखने आना चाहिए। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ लिख दिए कि 3x बराबर 0 है। काहे 0 है, अब आप लोगों को यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान बताना है। तो कैसे आप लोग बताएंगे, तो कुछ नहीं करना है। a का मतलब क्या होता है, जो x के गुना में है 3 हो गया। b मतलब क्या, इसमें कोई भी पार्ट हम लोगों का नहीं है b वाला, तो 0 हो गया। c मतलब अचर संख्या नहीं है, तो ऐसे आप लोगों को लिखना होगा। तो मतलब ए बी सी का आप लोगों को निर्धारण करने, पता करने आना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। अगला टॉपिक आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब आप लोगों को समझ में आता है क्या होता है। युग्म का मतलब होता है ना कि जोड़ा, पेयर। बात आया समझ में। जैसे आप लोगों का चप्पल जो रहता है ना, वो पेयर में रहता है, जोड़ा में रहता है। आप लोग देखे होंगे क्या, एगो चप्पल आप लोगों को मिलता है एगो पैर में पहनने के लिए, ऐसे नहीं ना मिलता है, जोड़ा मिलता है कभी भी। ठीक है ना, कभी भी क्या मिलता है, जोड़ा मिलता है, चप्पल, जूता। ठीक है ना, ये सब आप लोग को जोड़ा दिया जाता है। चश्मा में ऐसा थोड़ा कि चश्मा आप लोग कीनते हैं तो खाली एगो आँखिया के मिलता है, ऐसा होता है नहीं, दोनों दोनों चश्मा के देता है। तो वही, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी अब हम लोग जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, तो अब उसको जोड़ा पढ़ेंगे। जोड़ा मतलब दो दो को साथे पढ़ेंगे, दो दो को। जैसे देखिएगा यहाँ पर, मतलब जैसे एक यहाँ पर लेते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0। ठीक है ना, फिर इसके नीचे हम लिख रहे हैं आप लोगों का a2x प्लस का हो गया हम लोग का b2y, अब प्लस का हो गया c2 बराबर 0। बात आया समझ में। तो ये जो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये एकदम समझिए कि व्यापक रूप है। कौन सा रूप है, व्यापक एकदम। यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस देखिए कुछ नहीं है, वही है, हई एक चर मतलब हई है एगो, हई एगो है, दोनों मिल गया तो एकरे के बोलते हैं युग्म, एकरे के बोलते हैं जोड़ा। जहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह युग्म है, यह जोड़ा है, यह पेयर है, हम लोग एकरे के बोलते हैं। अब एकरा में थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं 2x माइनस का 3y प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है, और एक यहाँ पर लिख देते हैं कि 3x माइनस का 4y प्लस का 2 मतलब है जो माइनस कर देते हैं, माइनस का 2 बराबर 0 हो गया ना। अब आप लोगों को इसमें से बताना है कि a1 b1 c1 कौन है। देखिए पहिलका समीकरण में सब 1 1 होता है, हाँ दूसरा समीकरण में सब 2 2 होता है। तो एकरा में a1 b1 c1, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, a1 जो है ना, a1 का मान कितना है हम लोग का 2 है। उसके बाद हम लोग का b1 का मान कितना है बाबू, -3 है। और उसके बाद c1 का मान कितना है, 7 है। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं a2 का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ पर आइए b2, तो b2 का मान कितना है, -4 है। और ओकरा बाद c2 का मान कितना है, -2 है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे आप लोगों को मान लिखने आना चाहिए। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या एनी टाइप कोई फॉर्मूला मतलब कोई आप लोग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात आया समझ में। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा इस स्लाइड में। ठीक है ना, इस स्लाइड में क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो हम क्या करते हैं कि इस स्लाइड को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ये हो गया आप लोग का पहला, और इसमें हो गया आप लोगों का ये दूसरा। ठीक है ना, तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें
आप लोग को हम लिखते हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान से देखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो ग्राफ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वह ऐसे होता है, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो स्ट्रक्चर होता है वह ऐसे होता है। आया समझ में? हम यहाँ पर आप लोगों का डायग्राम बना रहे हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर डायग्राम होता है, इसका नाम है समांतर रेखाएं। बात आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का जो डायग्राम होता है वह कुछ इस कदर होता है, ठीक है ना। समांतर रेखाएं का जो ये रहता है वह ऐसे होता है। इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इनको बोलते हैं समांतर, और एक होता है समपाती रेखाएं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं का जो डायग्राम है, जरा आप लोग देखें कैसे होता है। ये तो आप लोगों का इधर गया गया ना, हाँ, एगो आप लोगों का इधर हो गया ऐसे, ये ऐसे, मतलब एक ही लाइन पे, बताया समझ में? एक ही लाइन पे इनको बोलते हैं संपाती, इनको बोलते हैं समांतर, और इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो अब बात आता है यहां से कि सर एकर मतलब क्या है, सवाल में कैसे आएगा, क्या आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सवाल में कैसे आएगा, जैसे आप लोगों को ये जो है ना a1x b1y c1 ये देगा, a2x b2y c2 देगा, ठीक है ना। बोलेगा ना कि इनका जो ग्राफ आप लोग निकालेंगे तो वह ऐसा जाएगा। मतलब दो गो आदमी है, समझिए से दो आदमी है, क्या दोनों आदमी समांतर जा रहा है, या दोनों आदमी एक दूसरे को रास्ता को क्रॉस कर रहा है, या एक ही रास्ता पे जा रहा है। मान लीजिए दो को आदमी हैं, एगो हम हैं, एगो हमारे बगल में खड़ा है। हो सकता है कि वो और हम दोनों संग ही जा रहे होंगे, हो सकता है कि हम और वो, ठीक है ना, एक दूसरे को काट रहे होंगे रास्ता को। और तीसरा का क्या हो सकता है कि एक ही रास्ता पे हमारे आगे आगे हम चल रहे हैं और पीछे पीछे वो चल रहा है। तो ये कहानी हम लोगों को पता करना होता है, मेन ये करें। तो देखिए एक ये तो हो गया प्रतिच्छेदी, क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। इस प्रतिच्छेदी रेखाएं में बहुत सारे रूल एंड टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जो आप लोग हम आगे सिखाएंगे, ठीक है ना। एक के बारे में नहीं, अभी और आगे हम सिखाएंगे। तो यहाँ से आप लोग के एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार लाइन दिया गया है, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे रेखा युग में, मतलब आप लोगों को a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो आप लोगों को निकाल के बताए हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है ना, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पर ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बोलेंगे कि आप लोग यहीं से a1/a2 निकालिए, यहीं से, तो ध्यान से देखिएगा। जब हम आप लोगों से a1/a2 निकालने के लिए कहेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, तो a1 a2 तो पहचानने तो आ गया है। a1 का मान है कितना? 2, ठीक है। a2 का मान कितना है? 3, तो 2/3 हो गया। a1/a2 का मान निकल गया। यदि इसके बाद आप लोगों को निकालना होगा यहाँ से कि b1/b2 आप लोगों को निकालना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। b1 का मान कितना है बाबू? b1 का मान है -3, b2 का मान है -4। तो आप लोगों को यहाँ लिखना होगा -3 बाटा में -4, ये खत्म हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर आ गया 3/4। अगला आप लोगों को निकालना है c1/c2। तो c1 का मान कितना है? 7, और c2 का मान कितना है? -2। तो 7 बाटा में -2, ये कटेगा नहीं, तो -7/2। तो क्या आप लोग को जब ऐसा कोई दो गो देगा, ठीक है ना, दो गो ऐसा, इसको आप लोग हो सकता है तो समीकरण 1 भी मान सकते हैं, और एक के आप लोग समीकरण 2 भी मान सकते हैं। तो क्या ये दोनों समीकरण से आप लोग पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल सकते हैं? क्या एक बाद आप लोगों से हई तीनों नहीं निकलेगा? बोलिए, नहीं निकलेगा तो? अरे निकल जाएगा। जब a1 a2 सब आप लोग निकाल लिए हैं तो अनुपात आप लोगों को दिखा देना है कि हाँ भैया इतना हमनी के होगा। जब ये निकाल लेंगे ना तो ये प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा, इसका कुछ डिसीजन होता है। जैसे देखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए टर्म एंड कंडीशन होता है, जानते हैं क्या? कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए।
बात आया समझ में। एक नंबर में यदि ऐसा केस है, मतलब A1/A2 है, B1/B2 बराबर नहीं है, तो पक्का ऐसा के लाइन होगा। इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लोग बोलते हैं। आया बात समझ में। और ये जो 2 नंबर में होता है ना, ये संगत होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं संगत हल। साथ में तीसरा नंबर में बोलते हैं ना कि सिर्फ एक हल होगा। बात आया समझ में। सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल। एकरे को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं है। एकरे का बोलते हैं अद्वितीय हल। इतना है कि एकर मान बराबर नहीं है, संगत है, सिर्फ एक हल है, नहीं अद्वितीय हल है। अब यहाँ पर देखिए एक समांतर में क्या होता है। समांतर में होता है कि A1/A2 का मान, आप लोगों का B1/B2 का मान, और आप लोगों के C1 बटा, ठीक है ना, मतलब ये खाली C1/C2 बराबर नहीं होगा। ये ऐसे, ये एक जहाँ ऐसा केस हुआ कि हई दोनों बराबर है और हई C1/C2 बराबर नहीं है, तो यही होता है समांतर का केस। अब यहाँ समझिए, इसको बोलते हैं हम लोग असंगत। क्या बोलते हैं बाबू लोग? इसको बोलते हैं असंगत हल। असंगत हल। तीसरा में आप लोग लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल इसमें नहीं है। ये आप लोगों को इतना होता है, याद रखना है। और आप लोगों को इसमें संपाति में देखिए क्या याद रखना है कि इसमें आप लोगों के A1/A2 का मान, फिर आप लोगों के यहाँ से B1/B2 का मान, हाँ फिर C1/C2 का मान, ये तीनों आपस में बराबर होगा। दूसरा में क्या होगा, एक और अनेक हल, मतलब ये तो पहले लिखना पड़ेगा, संगत है ये, ठीक है ना, संगत होगा, संगत हल है। साथ में आप लोग 3 नंबर में ई लिखेंगे अनेक हल होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इतना केस जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना केस पता है तो समझिए कि आप लोगों का काम हो गया। आप लोग इस चैप्टर में कहीं नहीं फंस सकते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, ये इतना सारा टर्म एंड कंडीशन होता है। और यही टर्म एंड कंडीशन आप लोग यहाँ देखिए, यह एनसीईआरटी के आप लोगों की सारणी 3.4 में दिया है, जहाँ से हम ले कहें, देखिए एगो समीकरण अपने से दिया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी x-2y बराबर 0, 3x + 2y - 20 बराबर 0। एकरा में क्या किया है, देखिए पहले A1/A2 निकाला है, तो A1 का मान कितना है, देखिए एकरा में 1 से गुना 1 है, तो 1, A2 का मान थी तो 1/3 हो गया ना। फिर किया क्या है, B1/B2 निकाला है, मतलब B1 के मान देखिए -2 है, यहाँ -2 कर देते हैं। हाँ B2 का मान कितना है, 4 है, तो 2 से 4 गया 2 बार, यानी -1/2, यानी -1/2 हमने के आ जाएगा, बट यहाँ पर लिखा ही नहीं है, कटा के नहीं लिखा, यही गलती किया है एनसीईआरटी, ठीक है ना। इसको कटा के लिखना चाहिए था, छोड़िए, कटा के नहीं लिखा है। हाँ ये 0/20। तो देखिए सबसे पहले क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों, मतलब आप लोग खुद से निकालिए, A1/A2, B1/B2 खुद से निकालिए, बराबर नहीं आएगा। ऐसा केस आएगा, जब ऐसा केस आएगा तो एकरा का बोलते हैं प्रतिच्छेदी। हाँ प्रतिच्छेदी का मतलब होता है केवल एक हल, यानी अद्वितीय आप लोगों को लिखवाए हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत हल, इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं, संगत हल। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में, यदि आप लोग क्या है ना कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल रहे हैं, तीनों का मान बराबर, कैसे देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, देखिए 1/2, 1/2, माइनस ले माइनस, 9 दूनी 18, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर आ गया ना, तीनों बराबर लिखा है। हाँ तीनों बराबर होता है तो संपाती रेखाएं होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है ना। और ये भी जो है आप लोगों का संगत हल होता है। आया समझ में, ये भी संगत हल है, मतलब एगो हल मिले चाहे 10 गो हल मिले, हल मिल रहा है ना, तो जब हल मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो उसको हम लोग संगत हल बोलते हैं। आया बात समझ में, हल मिल गया तो संगत हल हम लोग बोलेंगे। ध्यान से सुन लिए ना, यदि हल मिल गया, यदि एक भी हल मिला या 2 गो हल मिले चाहे 50 गो हल मिले, जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो संगत, नहीं मिलेगा तो असंगत। देखिए है 1/2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 बार में 1/2, है खत्म हो गया।
चौथी यानी 12 3/2, देखिए हई 1/2 हई 1/2 बराबर है, लेकिन हई तीसरा के बराबर नहीं है। देखिए हई दोनों बराबर है लेकिन तीसरा के बराबर नहीं है, तो नहीं तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं। और इस रेखाएं को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, असंगत। जब हल ही नहीं मिला, ठीक है ना, जब हल ही नहीं मिला तो इसको बोलते हैं असंगत हल। तो आप लोग इसे जरूर लिख लेंगे अच्छे से, एकदम एग्जाम में गारंटी ये लड़ता है बाबू। अब यहाँ देखिए एक आता है इसमें सॉल्व करने का विधि जिसका नाम है ग्राफीय विधि, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि अभी आप लोगों को पढ़ाना बाकी है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। एक नंबर में, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। मतलब कि जब समीकरण काटता है, प्रतिच्छेदी करता है, तो उसको संगत हल हम लोग बोलेंगे, जो कि आप लोग शुरुआती में लिखवा दिए थे। यदि रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर जाना, यदि संपाती है तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है। मतलब बोली देखिए हल मिल गया ना, चाहे एगो मिले चाहे अनेक हल मिले, वह संगत कहलाएगा ही कहलाएगा। अब यहाँ देखिए 3 नंबर में क्या बोला है, यदि रेखाएं समांतर है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, और इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। मतलब कोई हल नहीं मिलेगा तो असंगत बोलेंगे, हल मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, संगत हम लोग उसे बोलेंगे। यही लाइन आप लोग हम यहाँ पर लिखवाए हैं, देखिए, ठीक है ना। सिर्फ एक हल मिला है ना तो संगत है, कोई हल नहीं असंगत, अनेक हल तो संगत, यानी सॉल्यूशन मिलेगा तो संगत और नहीं मिलेगा तो असंगत होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग को जो टर्म एंड कंडीशन हम पढ़ाए हैं, देखिए a1/a2 b1/b2 जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, यह रैखिक समीकरण युग्म में संगत होता है। शुरुआती में लिखवाए हैं, जब हई दोनों बराबर ही नहीं होता है तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। सब शुरुआती में आप लोगों को लिखवा दिए हैं। और जब तीनों बराबर रहता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, आश्रित संगत होता है। ये आप लोग के एनसीईआरटी का 1 लीनियर नोट से जो यहाँ पर हम डाले हैं। अब चलिए अगला, ये सारा इतना जब समाप्त हो गया तो अब आप लोगों का अगला आता है, देखिएगा क्या, अब नेक्स्ट पढ़ना है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। यानी जो हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, एक के हल करने की कितनी विधि हैं, हल करने की कितनी विधि है। कितनी विधि का मतलब समझ में आता है, जैसे मान लीजिए एक मैथ को आप कितना तरीका से बना सकते हैं, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, वैसे ही आप इस समीकरण को कितना तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक याद रखिएगा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, जिनका युग्म होता है, जो दो रहते हैं, उनको 4 विधि से हल कर सकते हैं। मतलब ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, मतलब एक सवाल को 4 मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 मेथड से। इसका नाम ग्राफीय, विलोपन, प्रतिस्थापन, व्रज गुणन, ये चारों विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में। आइए सबसे पहले आप लोग को कुछ ग्राफ सिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ सिखाने पर आप लोग के जो मन में डाउट है या ग्राफ आप लोग को नहीं बनाने आता होता, आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि ग्राफ बनाना सीखें, ग्राफ बनाना सीखें। जल्दी से आप लोग हमारे साथ ग्राफ बनाना सीखिए। देखिए सबसे पहले एकदम आप लोगों को शॉर्टकट में सिखा रहे हैं, जैसे x बराबर 4 एकर ग्राफ खींचना है तो कैसे, देखो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, हो गया। चलिए 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 है, आएगा ना। तो बस x बराबर 4 का मतलब होता है ना कि 4 पर ही सीधे लाइन, ये 4 पे हल्का सा टेढ़ हो गया है, 4 पर ही आप लोग इसके लगा के खींचेंगे, 4 पर ही, बस ये हो गया x बराबर 4 का ग्राफ। आया बात समझ में। अगला देखिए, हम यहाँ बोलेंगे y बराबर, ठीक है ना, माइनस y बराबर 3 का आलेख, y बराबर 3 का आलेख। तो आप लोग कैसे खींचेंगे, आप लोग सबसे पहले ऐसे बक्सा बनाएंगे,
ऐसे बक्सा हो गया। y बराबर 3 का मतलब क्या हो, देखिए हाई वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो y बराबर 3 का मतलब होता है कि आप लोगों का ये वाला, ये y बराबर का हो गया 3, इसको बोलते हैं y बराबर 3 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे x बराबर 4। कहेगा सर जी ऐसे ग्राफ खींचते हैं, हाँ तो ये अभी छोटा मोटा ग्राफ है, मतलब जब ऐसे रहेगा तो आप लोगों को करना होगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर आप लोगों को सिखाते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x प्लस का 3y बराबर का 6, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका आप लोगों को सीखना है ग्राफ, कि हम ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो आराम से देख करना क्या है ना, कि आप लोगों को यहाँ पर ऐसे बक्सा ड्रॉ करना है, ठीक है ना। बक्सा क्या करना है, आप लोगों को ड्रॉ करना होगा। हाँ, जैसे ही आप लोग ये बक्सा यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे खींचना है। खींचने के बाद आप लोग का 1 2 3 यहाँ पर x कमा y ऐसे आप लोगों को कर देना है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर कहने का बस मतलब ये है ना, जैसे आप लोगों को ये था शुरुआत में मानवा निकलवाए है ना, देखो तो याद होगा तुम लोगों को। हाँ यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन था ना, हम इसमें x बराबर 1 रखवाए तो y का मान कुछ आया, 2 रखवाए कुछ आया, -3 रखवाए ये आया ना। ऐसे ही ओकरा में अपना मन से मान रखना है। हाँ, जो मान निकलेगा वही मान आप लोगों को रखना होता है। जैसे कैसे भी हम सिखाए थे ना कि x बराबर 1 रखिए, y का मान ये आएगा। ऐसे ही आप लोगों को वहां पर भी क्या करना है, रख के ट्राई करना है। जरा आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ अपने से देखिए x बराबर हम क्या रखे, तो स्टार्ट हमेशा 0 से करना, याद रखिएगा। स्टार्ट हमेशा क्या करना है, 0 से आप लोगों को करना होगा, 0 से। तो चलिए हम सबसे पहले x के जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम x के जगह पे 0 हम रखते हैं, तो है देखिए यहाँ आराम से करना है। देखिए 2 गुना 0 प्लस का हो गया 3y बराबर हो गया 6। तो यहाँ देखिए ये हो गया 3y बराबर हो गया हम लोग का 6। तो 3 से 6 हो गया 2 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी x का मान 0 तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो अब ऐसे ही आप लोग को आराम से देखिए, बहुत सारे बच्चे ग्राफ में हड़बड़ाते हैं, हड़बड़ाना नहीं रहता, एकदम आराम से सीखना है धीरे धीरे। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा है, भैया हम लोग यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं। देखिए आप कोई भी मान रख सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, आंसर आएगा। लेकिन आप लोग वही नंबर यहाँ पर रखिएगा जिसका मतलब y का मान पूर्ण संख्या में आवे। जैसे मेरे समझा कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को मान निकाल के सिखाए हैं। कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर जैसे देखिए हम x बराबर 1 आप लोगों को रखवाए थे, तो y का कितना आया, 4/3। x बराबर 2 रखवाए तो y का मान आया 2/3। x बराबर -3 रखवाए तो y का मान 4 आया। अब समझिए, हम लोग को संख्या रेखा पे 4/3 दर्शाने में दिक्कत होगा। आया बात समझ में, हम लोगों को संख्या रेखा पर 4/3 दर्शाने में मान लीजिए कि एगो कोई किसी को 4 दर्शाना है और किसी को 4/3 दर्शाना है, तो 4/3 वाला दिक्कत नहीं करेगा। वही बात है कि दशमलव जो बाटा वाला रहता है ना, हई वाला, ये सब संख्या रेखा पर दर्शाने में दिक्कत करता है, मतलब ध्यान से देखना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप लोग x का मान ऐसा रखिएगा, ऐसा ट्राई करिएगा कि जैसे y का मान जो है ना वह आप लोग के पूर्ण नंबर में आए, मतलब बाटा में दशमलव में न आवे, कट जाए। अब मान लीजिए कि आप लोग लाख मतलब 3-4 को प्रयास किए, 5 को प्रयास किए, अब ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं आ रहा है, तो आप लोग इससे भी बनाएंगे तो आंसर आएगा। बशर्ते क्या रहता है ना कि जो बाटा में आता है ना, इसे तो दिखाने में अटपटा लगता है, लेकिन आप लोग पूरे ट्राई करेंगे कि ऐसा मान मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसा मान जो मिलेगा वही उसमें रखना है। जब नहीं मिल पाएगा, डाटा ऐसा सेट हो जाएगा वो मिलबे नहीं करेगा, तो आप लोग ये वाला मान से भी चला लेंगे, कोई दिक्कत हम लोगों का नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आ गए। अब आप लोगों को देखना है, जब x में 0 रख दिए ना, तो अब इहे लगल है y में रख के 0 देख लेना है। y में भी देखो किसी में रख सकते हो, y में 0 रखे, देखो यहाँ y में रखेंगे 0, तो हई तो हो गया 2x जो कहते हो प्लस 3, y में रखे हैं 0 तो y गुना 0 अब बराबर का हो गया 6, तो ये तो 0 हो गया।
तो हम लोग का हो गया 2x बराबर 6, यानी 2 से 6 हो गया 3 बार में। तो हम लोग का x का मान कितना आ गया 3, यानी x बराबर 3। तो अभी आप लोग पूछेंगे कि भैया हम लोग x में भी मान रख सकते हैं और y में भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कोनो एके में, एक बार में कोनो एके में मान रख सकते हैं, ना कि हेकरो में अपना मन से हेकरो में अपना मन से नहीं। आप x एंड y में मतलब कोनो में आप लोग अपने स्वेच्छा अनुसार कोनो में मान रख सकते हैं। हम एकरा में रखे y का मान निकला, हम एकरा में रखे है निकल गया। तो आप लोग कोनो में मान रख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते सॉल्यूशन आप लोग अच्छा से करिएगा। इतना हो गया ना। चलिए, तो x का मान हो गया, y का मान आप लोग का हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि हम कौन सा मान रखे x में या y में कि जो निकलने वाला मान है वो पूर्ण संख्या में है। यदि x का मान 1 रखते हैं तो 2 हो, देखो मुँह में सोचना है कि x का मान 1 रखेंगे तो 2 जगह घटेगा 4 बचेगा, फिर 4 3 से कटेगा नहीं। यदि x का मान 2 रखते हैं तो 4, फिर यो नहीं होगा, 3 दूनी 6, 3 तो रखा चुका है, ठीक है ना। 4 5 नहीं हो पा रहा है, माइनस में ट्राई करना पड़ेगा शायद। माइनस यहाँ रखेंगे -1 तो -2, फिर 8 जगह नहीं होगा, -2 4 3, हाँ -3 रखना पड़ेगा। देखो x के जगह पे हम लोग रखते हैं -3, -3 रखते हैं। तो यहाँ देखिए -3 रखते हैं तो 2 गुना -3 प्लस का 3y बराबर हो गया 6। ये हो गया -6 प्लस का हो गया 3y बराबर का हो गया 6। ये चल गया उधर, तो 3y बराबर हो गया हम लोग का 6 और प्लस का 6। तो 3y बराबर हम लोग का हो गया 12। 3 से 12 गया 4 बार में, तो y का जो मान हो गया वो कितना आ गया 4, यानी हम लोग का यहाँ पर 4। ऐसे आप लोगों को 3 गो निकाल लेना है। क्या गो निकाल लेना है? 3 गो। जब आप लोग 3 गो मान निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब करना क्या है, ध्यान से एक सवाल पर ही आप लोगों को सिखा देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ऐसे जो है ग्राफ का लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। ऐसे खिंचा गया, खिंचाने के बाद अपना जो नंबरिंग है दिस दैट वो आप लोग नंबरिंग करिए। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, हाँ इसको बोलते हैं y डैश। हो गया ना। चलो ध्यान से, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ करो 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया ना। अब चलो इतना पॉइंट को आप लोगों को कैसे दर्शाना है, ध्यान से देखना। जौना में देखो जीरो वाला को दर्शाने का रूल होता है कि जिसमें जीरो है ना भुला जाओ। जैसे देखो x में जीरो है, भुला जाओ, x नहीं है समझ लो। y में कितना है 2, तो y में 2 कहाँ मिलेगा। जैसे अभी अगर नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब चलिए x में 0 मतलब x भुला जाइए। y में कितना है 2, तो y में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो एकरा का हई से घेर देना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलिए हई y में 0 है, y में भुला जाओ। x में कितना है 3, तो x में 3 कहाँ पर है, हई वाला, तो यहाँ हो गया। बात आया समझ में, ये हो गया। अब चलो x में -3 है और y में 4। अब आप दोनों में से किसी को नहीं भुला सकते हैं क्योंकि दोनों में अब अंक आ गया, ठीक ना, 0 नहीं है। x में -3 और y में 4, तो x में -3 यहाँ है हाई वाला और y में 4, तो देखना है कहाँ पर कॉमन चीज आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर शायद आ रहा है, यहाँ पर देखो हाई हो गया। ध्यान से देखना, ये यहाँ पर और ये आप लोग का आ गया ना, ये वाला पॉइंट। अब देखो इसका याद रखना, जो भी आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ध्यान से देखना कि ax + by + c बराबर 0 का जो इसका ग्राफ होगा, क्या होगा, ग्राफ। ये ग्राफ जो होता है हमेशा सरल रेखा होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा का मतलब समझ में आता है ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए, सरल सीधा। टेढ़ टाण होने का मतलब है ना कि याद रखना कि हमारा से कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है। टेढ़ टाण नहीं, देखो जैसे हम इस बोर्ड पर बनाए हैं ना, देखना ध्यान से, ये कितना सोच गया है, ध्यान से देखना, सोच
आप लोग स्केल से मिलाएंगे तो एकदम ये सूझ जाएगा। बन गया। ये था ईगो का। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 2x प्लस का 3y बराबर का हो गया 6। आया बात समझ में? तो ये होता है एगो। तो अब बताइए, यदि आप लोग को हम एगो सिखा दिए, अब बोलेगा कि इसी पर आप लोग 2-3 गो और ही खींचिए, तो ना आप लोगों से नहीं खिंचाएगा, आराम से खिंचाएगा। जैसे आप लोग को हम एक रोटी खाना सिखा दिए, तो क्या आप लोग दूसरा का रोटी नहीं खा सकते हैं? तीसरा का नहीं खा सकते हो? खा सकते हो ना। जैसे कोई ट्रेनर है, कमांडर है, आप लोगों को बंदूक चलाना, एगो फायर करना सिखा दिया कि ऐसे फायर करो, ठीक है ना। दूसरा का तीसरा गोली आप लोग खुद से भी फायर कर सकते हो, इतना है कैपेसिटी आप लोगों में। बात आया समझ में? तो वही मेरे कहने का बस इतना मतलब, जब आप लोग हम एगो सिखा दिए तो दूसरा तीसरा आप लोगों को खुद से सीखने, मतलब आप लोग सीख जाएंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आता है ये, ठीक है ना। अब इसको क्या है कि तनी मनी हल करना है। क्या करना है? हल करना है, वो भी ग्राफीय विधि से हल करना है। बताया समझ में? कौन विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से आप लोगों को हल करना है। अब ये 2 गो हो गया है। कहिएगा सर जी 2 गो हो गया तो कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हो जाएगा, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ तो आप लोगों को सिखा दिए एगो वाला, ठीक। ये सवाल रुक जाइए, अभी एगो और सवाल होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोगों को हल करना होगा, ठीक है ना। आइए ना, कोनो एक एक सॉल्व करते हैं, एक एक सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे बनाना है पहले सीखिए। आप लोग को जो ये दिया है ना, आप लोग पहले यहाँ लिखिए 7x माइनस का 2y बराबर का हो गया 1। एकरा के आप लोग मान लेंगे समीकरण 1। हो गया ना। चलिए, जब ये आप लोगों का समीकरण हो गया ना, तो अब इसका एहिजे बक्सा जो है ना तैयार करना है। कम से कम आप लोग 2 गो तो निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि 2 गो तो कंपलसरी है। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, ठीक है ना। चलिए पारा पारी, इसको हम लोग 3 गो डाबा बना देते हैं। बन गया ना। अब जीरो रखने पर, देखिए जीरो रख सकते हो, लेकिन जीरो रखने पर है ना कौन नंबर मिले उलेगा नहीं। बात आया समझ में? आप लोग जीरो रखेंगे बाटा में जाएगा, कटे उठेगा नहीं। तो ऐसा कोई नंबर आप लोग ट्राई करिए, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर आप लोग ट्राई करिए कि जैसे पॉइंट आना बच जाए, और नहीं तो फिर पॉइंट तो लाना हमने की मजबूरी है। अब देखिए, जैसे x का मान रखें, जीरो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो करे क्या, 7, हाँ x का मान 1 रखते हैं, ठीक है ना। देखो x का मान 1 हम लोग रखते हैं। चलो, तो ये हो गया 7 गुना 1 माइनस का 2y बराबर हो गया 1। हई माइनस 2y को ले जाओ उधर, और 1 को ला दो इधर। तो 7 एकम 7, हई 1 आएगा, एने 1 हो गया, हई होना हो गया 2y। तो इधर हो गया 2y, 7 में से 1 गया 6, 2 से 6 गया 3 बार में। तो y का मान कितना आ गया 3, यानी x का मान 1 तो y का मान कितना आ गया 3। आ गया ना। जब x का मान 1 और y का मान 3 आ गया है, तो ऐसे ही आप लोगों को सारे जो मान हैं निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए और कोई ट्राई करते हैं। 2 रख देंगे तो 14 में से 1 जाएगा, 14, 13 नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 17 के 21, 21 में से 1 जाएगा तो 20, और 20 और 2 से कटेगा तो 10। हाँ हो जाएगा, 3 रखने पर हो जाएगा। देखना, x का मान लो कि हम 3 रखते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो 7 गुना 3 आराम से करना है, माइनस का 2y बराबर का हो गया 1। तो 7 या 21 हो गया, माइनस का 2y बराबर 1 हो गया। ये 1 आएगा इधर, तो 21 माइनस 1 बराबर हो गया 2y। तो अब यहाँ देखना 2y बराबर हो गया हम लोग का 20। तो 2 से 20 गया 10 बार में, तो y का मान कितना आ गया 10। यानी हम लोग का x का मान 3, तो y का मान कितना आ गया 10। हो गया ना। अब आप लोग x का मान 4 मत रखने लगेगा, ये 4 रखने पर ये 28 बनेगा। आप लोग ये भी देखना है मान रखने के दौरान कि जो मान आ रहा है ना, वो ग्राफ पे दिखाने लायक तो है ना कि मैं यहाँ पर 25, 30, 40 ला रहे हैं और उतना ग्राफ में लाइनें नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 2 गो से तक काम हो जाएगा, ठीक है ना। 2 गो से तक काम हो जाएगा। बस अर्थ एगो और देख लेते हैं ट्राई होता है कि नहीं, ठीक है ना। y का मान 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पे तो हो गया है।
जीरो रखने पर बात बनेगा नहीं। -1 रखा जाए क्या? -1 रखें तो -7 आएगा तो -6। हाँ -1 पे हो जा रहा है, ठीक है ना, -1 पे हो जा रहा है। ट्राई करते रहना है, हार नहीं मानना है, प्लस में माइनस में मान रखते रहना है। कोना पे आ रहा है, चलो हम x बराबर -1 रखते हैं यहाँ पर, तो 7 गुना -1 माइनस का 2y बराबर 1, तो ये हो जाएगा -7। ये 1 उधर से आएगा तो हो जाएगा -1, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा -8 इधर हो गया 2y, 2 से 8 गया 4 बार में, तो y बराबर हो गया -4। यानी x बराबर -1 रखते ही y का वैल्यू आ गया -4। तो 3 गो जो मान है ना वो हम लोग निकाल लिए। कै गो मान? 3 गो मान हम लोग निकाल लिए। अब जैसे ही 3 गो मान हम लोग निकाल लिए तो बस अब छोड़ देना है, इंकर कहानी हो गया है। पता है समझ में? और जब इंकर कहानी हो गया है तो साइड में ग्राफ का पेज भी आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ग्राफ का पेज एकदम परफेक्ट एकदम तैयार रख लेना है, ऐसे कि चला 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 ग्राफ का पेज तैयार। जब ग्राफ का पेज तैयार हो गया है तो यहाँ x कर देना है, यहाँ आप लोगों को x डैश कर देना है, यहाँ पर y कर देना है और यहाँ पर y डैश कर देना है। अब चलिए देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना हम लोग का हो गया है। अब 10 जानते हैं, अब नंबरिंग वहां पर लिखने में दिक्कत करेगा। चलिए ये हो गया। अब इसको उठाते हैं पुनः। ये पुनः वर्ड आप लोगों को लिखना पड़ेगा 3x प्लस का 4y बराबर हो गया 15। इसको कह लेते हैं समीकरण 2। चलिए अब एकरो खातिर क्या है ना, डब्बा तनी खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे डब्बा जो है एक के खींच लेते हैं। जब आप लोगों का ये डब्बा हम ऐसे खींच लिए तो ये एक से ये कमा हो गया y। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए, यदि x में 0 रखते हैं तो 4 15 को नहीं काट पाएगा नहीं। y में 0 कर देंगे तो बात बन जाएगा। y में 0 मतलब है 0 और 3 5 15, 5 आ गया। दिमाग ऐसा ही लगाना है। यदि x का मान 1 रख देते हैं तो बात बन जाएगा। तो कैसे? x का मान 1 रखेंगे ना तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4y बराबर हो गया 15। ये 3 जाएगा ओने तो 4y बराबर हो जाएगा 12। 4 से 12 गया 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया? 3। यानी यहाँ पर 3 आ गया। बस एगो औरी मान 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6, 6 घटेगा तो 15 में से बचेगा 9, 9 कटेगा नहीं। यदि x का मान 4 रखेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा, यूँ नहीं कटेगा। माइनस में रखने पर 2 पे बन ही नहीं रहा है, लेकिन 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6, 15 में 6 जाएगा 9, 3 रहेगा तो 9, 9 6 15, यूँ नहीं हो पाएगा। 4 रखेंगे तो 12, यूँ नहीं होगा। 5 रखेंगे, 5 पे तो हो ही गया है। यानी y में ट्राई किया जाए। y में 1 रखेंगे तो 4, 4 घटेगा ओने तो बचेगा 11, 11 भी नहीं कटेगा। यदि यहाँ पर y में 2 रखते हैं तो 8 हो जाएगा 7, नहीं 3 रखेंगे 12, y में 3 तो हो गया है। माइनस में ट्राई करते हैं, -4 करेंगे तो 19 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो 8, 15 8 23, यो नहीं कटेगा। -3 रखेंगे 12, 15 12 7, हाँ एगो मिल गया। दिमाग जानते हो तो ट्राई करते रहना है, मतलब +3 -3 तक। देखो जैसे हम यहाँ पर y का मान -3 रखते हैं यहाँ पर, तो y कितना हो गया? 3x। यहाँ -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -12 बराबर 15। ये चल जाएगा उधर, तब 15 प्लस का 12 यानी हो गया 27। 3 से 27 को बार में? 9 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 9। यानी यहाँ y में -3 तो x में कितना आ गया? 9। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ तक जब मान हम लोग निकालना सीख गए हैं, ठीक है ना, यहाँ तक मान हम लोग निकालना सीख गए हैं, तो बस इनको अब आके इनका दर्शाना है। देखो x का मान 1 है तो y में कितना है? 3। आ जाओ
एक्स में हम लोग का 1, तो वाई में कितना है 3, यानी यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। एकदम अच्छे से दर्शाना है। एक गो एक्स में 3, तो वाई में कितना है 10। एक्स में 3 यहाँ 3 2 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ है, ऊपर वाला 3, यानी हमको लगता है कि यहाँ पर ही आना चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए। हल्का सा आप लोग स्केल से मिला लेंगे, ठीक है ना। और एक बाद एक्स का मान -1 है, तो वाई में -4 है। एक्स का मान -1 है, तो वाई में -4, यहाँ यहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, भाई 3 10 वाला मिट गया क्या? हाँ, सीधा है, देखने में भी लग रहा है कि सीधा है, खाली स्केल से मिलाने पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो करना क्या है, एकरा के भाई से ले जाना है ऐसे। आप लोग स्केल से मिलाएंगे ना तो सीधा जाएगा। यह हो गया। चलिए, अब ये जब हो गया तो अब आप लोगों को इसको दर्शाना है। एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0, तो वाई में 0 तो भुला जाओ। एक्स में 5 कहाँ है? 3 2 5 है, हिजा है। हो गया। एक्स का मान 1 और वाई में 3, ठीक है ना। एक्स में 1 और वाई में 3, ये आएगा यही जे। ठीक है, चलो। एक्स का मान 9 और वाई में कितना है? -3। एक्स का मान 9, तो 5 2 7 2 9, एक्स का मान 9 और वाई में -3, इतना हम लोग का हो गया। ये वो तो, लेकिन दिक्कत आ रहा है। दिक्कत इस बात का आ रहा है कि ससुरा ये ऐसे जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरे से उल्टा हो रहा है। एक्स का मान 9, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। वही तो बोले कि हई हई से ई कैसे ग्राफ जा रहा है। अब यहाँ देखो, एक्स का मान 9 है, कितना है? एक्स का मान 9, वाई में -3 है ना, तो एक्स का मान 5 2 7 2 9 है ही जा, और वाई में -3 मतलब नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब है कि यहाँ पर। हाँ, अब ये देखो, अब लाइन में आ गया है, आ गया ना। तो बस करना क्या है, एक ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे मिला देना है, बस हो गया। ठीक है ना। इधर आप लोगों को एरो लगा देना है, बन गया ग्राफ हम लोगों का। अब जब ग्राफ बने, सबका नाम लिखिए। जो हम लोग का हाई वाला इक्वेशन था, इसका नाम क्या था? 7x माइनस का 2y बराबर 1। कितना है हम लोग का यहाँ पर? 1 लिखना पड़ेगा। और ये वाला जो है, ये वाला एक और मान कितना है? 3x प्लस का 4y बराबर 15। इतना हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक हम आप लोग ग्राफ सिखा दिए। जब ये वाला ग्राफ आप लोग सीख लिए हैं, तो ये सवाल जो है ना, आप लोग ग्राफ में HW के लिए है। ठीक है ना। बनाना है, खुद से ट्राई करना है। आया समझ में? एगो हम बना रहे हैं और एगो आप लोग को बनाना है। बात आया समझ में? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क में ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखिएगा, ग्राफीय विधि सीख चुके हैं ना। अब कौन सा विधि सीखना है? विलोपन विधि। तो अब यहाँ से आप लोग समझिए कि विलोपन विधि देखिए होता क्या है। विलोपन विधि क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है ना। ये आखिर कैसा विधि है? विलोपन विधि को एक तरह से देखिएगा कि जो स्टूडेंट या टीचर पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं कि वह बहुत आसान विधि है। सही में आसान विधि है। देखिए कैसे बनेगा। विलोपन विधि जो होता है ना, एकरा में बस याद रखिएगा कि बस एगो टर्म को गायब करना होता है, और उसको गायब करने के लिए बराबर करना पड़ता है। विलोपन, विलोपन मतलब समझिए कि विलुप्त। आया बात समझ में? विलोपन मतलब समझिए, विलोपन मतलब विलुप्त, गायब हो जाना, मतलब इसमें पद को गायब किया जाता है। आया बात समझ में? तो आइए बहुत बढ़िया से विलोपन विधि को समझते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि हमारे पास 2 गो सवाल है, ये दोनों है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7x माइनस का 2y बराबर 1। 1 देवे किया है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 दिया है, और इसको मान लेना है समीकरण 1, बनाएगा ना। हाँ, इसको मान लेना है समीकरण 2। इन 3x प्लस का 4y बराबर हो गया 15। इसको आप लोगों को मान लेना है समीकरण 2।
तो हम लोग का ये दोनों समीकरण लिख लिए हैं। अब ऐसे ही आप लोग समीकरण मान लेंगे, ठीक है ना, समीकरण आप लोग मान लेंगे। तो याद रखिएगा कि x वाले पूरे पद को या y वाले पूरे पद को बराबर किया जाता है। जब तक आप लोग बराबर नहीं करेंगे तब तक समझिए कि बात बनने वाला नहीं है, बराबर करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ इसके रूल हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि एक पद को बराबर करना होता है, एक पद को बराबर करना पड़ेगा, एक पद को बराबर करना पड़ेगा। आया बात समझ में। हाँ, दूसरा का, जिस पद को आप लोग बराबर कर रहे हैं, याद रखिएगा, जिस पद को आप लोग बराबर कर रहे हैं, याद रखिएगा चिन्ह समान है, चिन्ह बराबर है, मतलब चिन्ह क्या है ना कि समान है, दोनों का इक्वल है। चिन्ह समान है तो आप लोगों को घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा दोनों समीकरण को। और चिन्ह अलग अलग है, जिनका बराबर कर रहे हैं चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। ये आप लोगों को जो है याद रखना है कि एक पद को बराबर करना होता है, चिन्ह बराबर रहेगा तो घटाएंगे या चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। बराबर करने का एकदम देसी रूल बता रहे हैं, दो तरीके बता रहे हैं। देखो, कौना के बराबर करना है, इसको बराबर किया जाए या इसको बराबर किया जाए, तो सुनो एकदम देसी उपाय बताते हैं। एक बार दिमाग में डाटा सेट कर लेना कि किसको बराबर करना है, ठीक है ना। हम ब्रह्मास्त्र तरीका बता रहे हैं, आप लोग दिमाग में डाटा सेट कर लेंगे कि हाँ किसको बराबर करना है, एक्स को या वाई को। मान लेते हैं कि आप लोग एक्स को बराबर करना चाहते हैं, एक्स को, याद रखिएगा यदि आप एक्स को बराबर करना चाहते हैं तो एक्स के जौन गुना एकरा में है वो पूरा एकरा में कर दीजिएगा, मतलब एकर वाला एक्स का गुणांक समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में जो एक्स का गुणांक है उस समीकरण 1 में, मतलब आदला बदली गुना करना है, मतलब 1 वाला 2 में गुना कर देना है और 2 वाला 1 में गुना कर देना है। तो अब यहाँ देखिए हम एक्स को बराबर कर रहे हैं, देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। बताइए एक में कितना से गुना करना होगा, एक्स को बराबर करता है हेकर वाला एकरा में गुना होगा, यानी 1 गुना 3। अब देखिए हम एक्स को बराबर कर रहे हैं तो एकरो चिन्ह आगे प्लस है एकरो चिन्ह आगे प्लस है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो प्लस मतलब का दोनों का चिन्ह बराबर है, समान है। तो चिन्ह समान होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 लिख लिए ना, समीकरण 2 है। तो 1 वाला देखिए हेकर वाला 3 हेकरा में गुना कर दिए तो हेकर 7 समीकरण 2 में करेंगे तो समीकरण 2 गुना 7, ऐसे बताइए करने आ जाएगा, बोलिए कि हाँ। 3 से गुना करिए एकरा में, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यह 7 तिया 21 एक्स, माइनस सब में गुना होगा ए टू जेड में, 3 से एकरा में गुना करिए माइनस के 6y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 7 से एकरा में गुना करिए 7 तिया 21 एक्स प्लस 7 के 28y बराबर, ई 7 ले गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15 7 75 से होता है, यानी 105 हो गया। याद रखिए घटाओं में चिन्ह बदलता है, क्या करता है, घटाओं में चिन्ह बदलता है। आप लोग पता होगा, आप लोग भागा हुआ सीखे होंगे तो पता होगा, बहुपद में घटाओं में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म हो गया। -6 और -28 तो माइनस का हो जाएगा 34y, हो गया ना। 105 आई कितना हो जाएगा, माइनस का 102, कितना हो गया 102, भाई खत्म हो गया, ठीक है ना। तो y बराबर हो गया 102 बाटा में 34, 34 ले कटाइए क बार में जाएगा, शायद 3 बार में चल जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 34 दिया कितना होता है, आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं, 34 गुना 3, 4 3 12 2 से 1 3 9 1 10, 34 दिया 102, यानी 34 ले कटेगा 3 बार में, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया ना। बोले कि हाँ भैया आ गया, y का मान हम लोग का 3 आ गया। अब जैसे ही y का मान 3 आ गया तो इस y के मान को उठा के कोनों में रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, कोनों में रख दीजिए। तो यहाँ आप लोग देखिए लिखना होगा कि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, तो चलिए y बराबर 3 अगर हम रखिए तो 7 गुना 3 माइनस का सॉरी हम लोग समीकरण 3 में y के जगह पर 3 रखेंगे ना, तो y तो यहाँ है कितना है 7x है, 7x माइनस ये 2 हो गया, y का मान 3 तो 3 हो गया बराबर 1। तो चलिए 7x बराबर कितना हो गया माइनस का 6 बराबर 1, ये जाएगा उधर, तो 7x बराबर हो गया 1 प्लस का 6 यानी हो गया 7x बराबर 7, खत्म हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 1, बात आया समझ में, x बराबर 1 आ गया और ये आ गया हम लोगों का y बराबर 3, तो y बराबर 3 और एहिजा हो गया x बराबर 1, हल हो गया। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, कि आपको एगो पद को बराबर करना है, वो कटेगा, जोड़ जाड़ के फिर मान उन रखना पड़ता है। बस इसका दुए 3 गो है कि एक पद को बराबर करना पड़ेगा, चिन्ह समान रहेगा तो घटाइएगा, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़िएगा, बस हो गया। चलिए x का मान 3 y का मान 1, ये सवाल आप लोग के होमवर्क में है, आप लोग इसे विलोपन विधि से बना के लाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। एक और नाम है प्रतिस्थापन, मतलब उसकी जगह पे कोई और स्थापित करना, मतलब कि आपका क्लास में सीट नंबर है, ठीक है ना, तो आपको वहां से हटा के किसी और को बैठा दिएगा, रिप्लेस कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, बताया समझ में। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है ना कि उसका मान हम लोग ला के वहां पर रख देते हैं, सारा समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में। बस इतना याद रखना है कि हम लोग बस उसका मान जो है ना रखते हैं, ठीक है ना। कैसे रखते हैं ध्यान से देखिएगा, हम लोग के सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। कैसे हल करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, एकरा के मानेंगे समीकरण 2। एक के बारे में देखिएगा, मान लेते हैं 7x माइनस का 2y बराबर 1, ये हो गया समीकरण 1। एकरा के मान लेते हैं समीकरण 2, यानी 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो गया 15, ये हो गया समीकरण 2, हो गया ना। चलिए तो हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो आप कौनों से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है आप सर जी आप समीकरण 1 ले रहे हैं, क्या हम लोग यही काम 2 से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 से करते हैं, तो यहाँ लेते हैं हम 7x माइनस का 2y बराबर 1। फिर सर अब एक बात क्या करना है, देखो प्रतिस्थापन विधि में आप किसी एक समीकरण को उठा लेंगे, दोनों में से कौन को उठा लेंगे, और उठैला के बाद यहाँ से या तो x का या तो y का किसी एक चीज का मान आप लोग निकालेंगे, किसी एक चीज का मान निकालेंगे। मान लो हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो है 2y का में है माइनस में, बराबर को होने जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो 7x बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 2y, हो गया ना। फिर 7 कहाँ आ जाएगा बाटा में, यानी x बराबर हो गया 1 प्लस 2y, बाटा में क्या हो गया 7, बात आया समझ में। x का मान निकाले तो 7 कहाँ आ गया बाटा में, यानी 1 प्लस 2y बाटा में 7। अब जो ये x का मान आया है ना, तो कहाँ से निकाले हैं 1 से, तो 1 से जो मान निकालेंगे ना उसको 2 में रखना होगा, आज यदि 2 से निकालते तो 1 में रखना होता, उल्टा मान रखेंगे। अब तो 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे 2 में, तो आइए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 1 प्लस 2y बाटा में 7 रखने पर, ठीक है ना। आइए हम लोग रखते हैं समीकरण 2 में, तो x के जगह पे ना है 3 है, तो 3 हो गया। चलिए x के जगह पे है रखना है 1 प्लस 2y बाटा में 7 प्लस 4y बराबर कितना हो गया 15। चलिए इतना कुछ हो गया। अब इतना कुछ होने के बाद जब इतना हो गया ना, चलिए तो 3 से में गुना करवा देते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया 3 दूनी हम लोग का 6y, बाटा में हो गया 7 प्लस का ये हो गया 4y
बराबर हो गया 15। चलिए, तो यहाँ पर 7 लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ हो गया 3 प्लस का 6y, हाई हो जाएगा 7 × 28y बराबर कितना हो गया 15। चलिए, तो हाई हो गया 3 28 और 6 हो गया 34y, और 15 7 75 से 105। ये 3 जाके ओने घटेगा, तो 34y बराबर 105 और माइनस का 3, यानी 34y बराबर 102 हो गया। 34 और 34 ले गया 3 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 3। यानी हम लोग का x का मान, सॉरी अभी तो y का मान आया है, अब इस y का मान उठा के एकरा में रख दो या कोनों में रख दो, एकरा में कोनों में रख दो, कोनों में रख दो, एकरा में रख देते हैं, ठीक है ना, एकरा में। चलो यहाँ लिखते हैं, चूंकि x बराबर कितना है 1 + 2y बटा में 7, यही ना है। चलो, ये जो y का मान 3 आया है उठा के यहाँ रखते हैं, तो x बराबर 1 + 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटा में 7, तो y बराबर 6 1 7 और बटा में कितना हो गया 7, कट गया एक बार में, यानी y का मान कितना आ गया 1। x का मान, एक मिनट, यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, यानी x का मान 1 आ गया और y का मान 3 आ गया। इतना हो गया ना। चलिए, तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है ना, आप लोग इसके बना लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिएगा अगला। अब यहाँ से देखिएगा, हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ लिए, हम लोग यहाँ से विलोपन विधि प्रतिस्थापन पढ़ लिए, बस अब एगो बचा है, पता है क्या है, ब्रजगुणन। और 99% स्टूडेंट को इसका जो है ना रहस्य नहीं पता है, इसका रूल रेगुलेशन नहीं पता है, और सबसे पहले फॉर्मूला नहीं याद होता है। ब्रजगुणन विधि का ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट, ऐसा शानदार ट्रिक, ऐसा फॉर्मूला कि समझिए कि आप लोग जिंदगी में कभी दोबारा आप लोग भूल नहीं पाएंगे। सही बोल रहे हैं, नहीं भूल पाइएगा, पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं ब्रजगुणन विधि। बात आया समझ में? क्वेश्चन क्या चालू हो गया है, यहाँ बात क्वेश्चन चालू हो गया है, यहीं पर समझाना पड़ेगा। देखिएगा, ब्रजगुणन विधि में आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा क्या क्या होता है इसमें। फॉर्मूला बहुत आसान होता है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, ठीक। a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0। ये इतना हम लोग का हो गया। जब इतना हो गया बाबू ना, इतना हो गया, तो ब्रजगुणन विधि में बस जो बोल रहे हैं उसको याद रखना। ब्रजगुणन विधि में जिस समीकरण से आप लोग a1 b1 c1 हमने के मान निकलता है, ब्रजगुणन विधि में खास करके बराबर के बाद 0 होना चाहिए। कहेगा सर जी मान लीजिए नहीं रहेगा तब, तो ओकरा के इधर ला देंगे। ब्रजगुणन विधि के सवाल को बनाना है तो बराबर के बाद 0 अवश्य ही रहेगा, याद रखिएगा। ब्रजगुणन विधि में बराबर के बाद 0 होना अवश्य अनिवार्य है, चाहिए। अब यहां समझिए आप लोगों को सूत्र, ब्रजगुणन विधि का सूत्र क्या होता है, ध्यान से। आप लोगों को यहाँ x लिखना है, बाटा देना है। आप लोगों को यहाँ y लिखना है, बाटा देना है। यहाँ 1 लिखना है, बाटा देना है। ऐसे हो जाएगा, बोलिए कि हाँ भैया ऐसे हम लोग कर देंगे, बात में कोई दिक्कत नहीं है। एकरा में को टर्म है, a है, b है, c है, यही ना है, ABC है ना, कोई बात नहीं। ब्रजगुणन विधि में याद रखिएगा, आप लोग पहला टर्म को भुला जाएंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे BC से। BC से आप लोग पहले BC लेंगे, यानी आप लोगों को यहाँ लिखना होगा BC माइनस का लिखना होगा BC। इतना हो गया ना। चलो, A को भुला जाना शुरुआत में, B से C हो गया। अब C से कहाँ आना है, A, उल्टा B से C, फिर C से A और तब A से B, ऐसे क्रम के अनुसार आना है ना। हो जाएगा ना, देखो B से C, C से A और A से B। तो हम लोग B से C आ गए हैं, तब C से क्या आएंगे, A, B से C हो गया,
तो अब सी से ए माइनस का सी ए, बस यही करना है। बी सी, तब सी से ए तो मतलब सी ए हो गया। अब ए से आ गए हैं तो ए से बी, यानी आप लोगों को यहाँ लिखना होगा ए बी, हम माइनस का लिखना होगा ए बी। इतना हो जाएगा ना। जब ऐसे आप लोग यहाँ लिख देंगे तो बस अब देखिए क्या करना है, यहाँ डालना है 12 21, यहाँ 12 यहाँ 21, उल्टा। मतलब क्या, ऐसे 12 होता है ना, तो 12 को फिर उल्टा करिए 2 1, 12 21 डालना है हर जगह। आइए यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर 21, फार्मूला तैयार। ये ब्रजगुलन विधि का फार्मूला तैयार। आप लोग रटना नहीं है, लॉजिक से याद रखना है। लॉजिक से आप लोग याद रखेंगे, कभी नहीं आप लोग भुलाएंगे, कभी नहीं। चलिए अब आइए सवाल को बनाते हैं। अब ये सवाल देखिए, अब कहेंगे सर जी एकरा में बराबर के बाद जीरो नहीं है, नहीं है ना, तो क्या लाओ, यहाँ 1 का में है प्लस में, बराबर के नहीं आएगा तो 7x माइनस का 2y माइनस का 1 बराबर 0। बराबर के बाद जीरो एकदम अनिवार्य है, कन्फर्म गारंटी चाहिए ही चाहिए। चलिए अब इतना हो गया। ये देखिए ये है 3x प्लस का हो गया 4y, इधर 15 प्लस में है, बराबर के नहीं आएगा तो माइनस का 15 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। चलिए 7 के मान निकालिए यहाँ से a1 का मान कितना है, यहाँ से a1 का मान है 7, b1 का मान कितना है माइनस के 2, उसके बाद c1 का मान कितना है माइनस के 1। चलिए अब यहाँ से आप लोग निकालिए a2, तो a2 का मान कितना है 3, उसके बाद b2 का मान कितना है 4, और उसके बाद c2 का मान कितना है माइनस के 15। इतना हो गया ना। चलिए अब आइए यहाँ पर सूत्र, कहाँ से आइए सूत्र। सूत्र क्या होता है जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी क्या बोले हैं x, कैसे देखो हमारे साथ, शुरुआत में a को भुला जाना है, बी सी माइनस का बी सी हो गया ना। फिर देखो यहाँ 12 और यहाँ 21, चलो यहाँ y बी सी हो गया ना। अब सी से ए फिर सी वही हो गया, फिर यहाँ 12 और यहाँ 21, चलो यहाँ 1 हो गया, ए तक आ गए हैं ना। फिर अब ए से बी या फिर ए से बी, फार्मूला लिख दो 12 21, इतना हो गया ना। चलो इतना कुछ हो गया, ठीक है ना, इतना कुछ हो गया। तो अब सारा का मान इस फार्मूला में रख दो। चलो भाई ऊपर एक्स है, एक्स बाटा में भाई B1 C2 है, B1 C2 देखो यहाँ पर अब गुना बढ़िया से करना है। भाई B1 है, हाई C2 है, देखो गुना कराओ पहले। तो देखो गुना जो है ना, यहाँ जो मान रखना ना एक बार गुना करा के रखना। तो B1 C2 का मान गुना कराना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, सीधे यहाँ पर माइनस। फिर क्या हो गया B2 C1, तो हाई B2 है, हाई C1 है, गुना होगा तो -4, -4 यहाँ रखेंगे तो ऑलरेडी +4 हो जाएगा। एकदम देख रहे हो कैसे बन रहा है। यहाँ हो गया y में आ जाओ, यहाँ C1 A2 है, C1 हाई है A2 हाई है, एकड़ गुना एकड़ा में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3 फार्मूला का माइनस। फिर क्या है C2 A1, हाई C2 है, हाई A1 है, ये गुना होगा तो माइनस का 105, -105 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 105 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, यहाँ 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है A1 B2, A1 है B2 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 फार्मूला के माइनस। फिर क्या है A2 B1, यानी गुना हुआ तो माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 आ गया। चलो तो ये x बाटा में कितना हो गया 34 हो गया ना। ये y बाटा में कितना हो गया 102, ये हो गया 1 बाटा में 34। चलो पारा पारी देखो यहाँ पर क्या करना है, केस वन में इसको बराबर करो इसके, तो x बाटा में 34 बराबर 1 बाटा में 34, कट गया, x का मान कितना आ गया 1। अब आ जाओ यहाँ पर आप लोगों को लिखना है केस 2, तो y बाटा में 102 बराबर 1 बाटा में 34 ले कटेगा 3 बार में, 3 से 1 में गुना होगा 3, यानी y का मान कितना आ गया 3, यानी x का मान 1 और y का मान 3। सवाल सॉल्व। और ये सवाल जो है आप लोगों को बनाना है HW में। आया बात समझ में। चलिए यहाँ तक आप लोगों का खत्म हो गया, बात आया समझ में। ये पूरा का पूरा जितना था आप लोगों का ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रजगुणन विधि A to Z आप लोगों का खत्म हो गया।
अब यहाँ से जो आप लोगों का पॉइंट चालू होता है इसका नाम है इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जो आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आता है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। शांत जल में नाव की चाल, मतलब ये कॉन्सेप्ट जब चालू होता है ना तो पूरे समझिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे नाव में, सॉरी, नदी में नाव चलती है, आप लोगों को पता है कि नदी में नाव चलती है। तो एक केस मान लेते हैं कि नदी में जो पानी है ना साफ रुका हुआ है, पानी में कोई धारा नहीं है, पानी में कोई धारा नहीं है और नाव का चाल जितना है उतना माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सड़क पर चल रहे हैं, यदि हवा नॉर्मल है, हवा नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग जितना चाल से चलते हैं वही हमारा चाल होता है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हवा चलता है तो हवा हमारे सपोर्ट में रहता है, हवा हमारे सपोर्ट में रहता है तो हम लोग का थोड़ा सा भी हम लोग पांडिल मारते हैं तो हम लोग का साइकिल बहुत तेज चलता है। यदि वही हवा हमारे विरुद्ध चलता है तो हम लोगों को पानी पिया जाता है। जैसे देखिएगा, कहने का मतलब क्या, इस समय हम रोड पे साइकिल चला रहे हैं, हवा एकदम बंद है, मतलब सांस लेने पर हवा है, हवा बंद होने का मतलब कि साफा हवा गायबे मत हो जाए तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो हवा मतलब नॉर्मल है, सांस लेने पर हम लोग साइकिल से चला रहे हैं, जितना स्पीड चला रहे हैं तो जितना स्पीड रहेगा उतना हमारी कैपेसिटी है चलाने का। अब मान लीजिए कि हम एक दिन और अचानक गए, ठीक है ना, हवा जो है ना, हम मान लीजिए साइकिल से लेके वैसे से जा रहे हैं और हवा जो है ना वह इहे दिशा में बह रहा है, हमारे दिशा में। तो हमारा जानता है पहले क्या करेगा, हम एकदम थोड़ा सा भी पानी मारेंगे ना, थोड़ा सा भी एकदम हमारा का लहराइले लेके चलेगा एकदम। बात आया समझ में। यदि मान लो कि अगला दिन हम साइकिल लेके गए, अब हवा बोला था, अब हवा बोला बहुत दिन, वो दिन आपको हम ढकेले थे पूरा, आज आपका हम पानी निकालते हैं, पसीना पसीना करते हैं। अब मान लो साइकिल से हम ऐसे से जा रहे हैं, ठीक है ना, हवा हमारे विरोधे में आ रहा है पूरा एकदम तेज। तो अब हम जानते हो पांडिल होइसे मारेंगे, पांडिल होइसे मारेंगे ना तब थोड़ा थोड़ा बोलेगा। जब हम पढ़ रहे थे ना तो हम साइकिल से जा रहे थे तो हवा इतना तेज था ना, सोच लो लड़का लोग में तो मान लो कि थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब बॉल लगाने का क्षमता ज़्यादा होता है साइकिल पर, मतलब बहुत तेज पानी मारने का क्षमता ज़्यादा होता है। तो हम लोग बहुत, हवा इतना विरोध था ना कि हम लोग जो था ना, हम लोग वैसे पूरा पानी एकदम मार रहे थे ना, तो साइकिल धीरे धीरे चल रहा था। अब सोच लो कि जो हम लोग के साथे कोचिंग की लड़की थी वो सब साइकिलें से थी, बेचारी वो सबसे साइकिल तक नहीं चला, बेचारी उतर गई वो सब। अब क्या करेगी वो सब, मार तो कौन काखने जाएगा, एकदम पूरा एकदम नस लगाएगा नाभि का एकदम पूरा, एकदम हवा इतना तेज था। हम हमारा तो डर था कि वो सब साइकिल ले ले, वो सब कहीं उधिया उधिया मत जाए, क्योंकि तो वो सब अपने पावर के होती है। बताया समझो, हवा इतना तेज था कि हम लोगों से साइकिल नहीं चल रहा था, फिर भी हम लोग कैसे जैसे मन तैसे कर करके चला रहे थे, हेने होने हांडिल करके चला रहे थे। वही कहानी यहाँ पर है कि जैसे शांत जल में नाव की चाल, तो जब पानी बिल्कुल रुका हुआ है, मतलब पानी में कोई धारा नहीं है, जैसे तालाब, तब नाव की अपनी असली स्पीड, इसे हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं। जब पानी रुका हुआ है, नाव जितना स्पीड से चल सकता है ओकर चाल को हम लोग मान लिए हैं x किलोमीटर पर आवर। क्या के चाल है नाव के, धारा के चाल, नदी या पानी में बहने की स्पीड, इसे हम y किलोमीटर पर आवर मानते हैं। मतलब धारा की चाल, मतलब धारा भी तो रहता है ना, ऐसा मान लीजिए कि पानी में नाव चल रहा है तो धारा यदि नाव के दिशा में ही है तो नाव को बहुत तेज घुमाएगा। तो हम एगो मान लिए कि नाव की चाल जो है वह x है और धारा की चाल कितना है, y है। अब देखिए, अब यहाँ पर दुए गो ना केस होगा। अब मान लीजिए कि हवा बह रहा है, या तो हवा हमारे सपोर्ट में होगा, या तो हवा हमारे अगेंस्ट में खड़ा होगा, या तो हवा हमको सपोर्ट करेगा, या तो हवा हमको रोकेगा। यही दो केस होता है, वही दोनों केस यहाँ है। दो मुख्य स्थितियाँ, जब नाव नदी में चलती है तो केवल दो ही परिस्थितियां बनती हैं। कौन, देखो, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, मतलब जब नाव धारा के दिशा में चल रही है। तो बताओ, जब हम धारा के दिशा में, जब हम हवा के दिशा में चल रहे हैं तो हमारा चाल जो है वह ज्यादा होगा कम होगा। हम हवा के दिशा में ही चल रहे हैं तो हमारा चाल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हवा सपोर्ट करेगा, वही बात है।
तो जब नाव उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो इस दिशा में पानी नाव को आगे धकेलता है, जिससे कुल स्पीड बढ़ जाती है। तो धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल वो डी मान लेते हैं, तो चाल जोड़ा जाता है x प्लस वाई। पता है समझ में, दिशा में रहेंगे तो जोड़ देंगे। अब यहाँ आइए अगला, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है कि हमारे विरोध कर रहा है, तो x माइनस वाई, मतलब विपरीत दिशा में रहेगा तो घटा देना होता है। अब आइए, यदि ये जो है ना इंपॉर्टेंट, एकदम समझिए कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को एकदम याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए शांत जल में आप लोगों को नाव का चाल दिया है और आप लोगों को धारा का चाल दिया है, धारा का चाल दिया है, या आप लोगों को, ठीक है ना, मतलब दोनों में से कोनो वो डाटा दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है ना, देखिए डी कौन था, डी था धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, यू क्या था, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। मेरे कहने का मतलब कोई नाव जो है धारा के दिशा में इतना स्पीड से जा रही है और वही नाव धारा के विपरीत दिशा में इतना चाल से जा रही है, तो उस नाव की चाल कितना है। तो देखो शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो क्या करना है, दोनों चालवा के जोड़ के दूसरे भाग देना है। प्लीज समझो, देखो धारा के दिशा में नाव की चाल दिया है और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव का चाल दिया है, ठीक है ना। तो हमनी से पूछ रहा है ना, हमनी से पूछ रहा है कि नाव के चाल कितना होगा, धारा का चाल कितना होगा। जब नाव के चाल पूछेगा ना तो दोनों चालवा को जोड़ना है, दो से भाग देना है। और जब धारा का चाल पूछेगा तो दोनों के घटा के दो से भाग देना है। जैसे आप लोग यहाँ वो सवाल देखिएगा, वो सवाल लाए हैं आप लोगों के लिए। सवाल है कि एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर है, तो मान लो डी कितना है, यह 15 किलोमीटर पर आवर है। क्या के यह एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितना है, 15, और धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत दिशा में कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की चाल, तो आप लोगों को नाव का चाल निकालना है, x न भाई दोनों को जोड़ो, 15 प्लस 9 और 2 से भाग दे दो, तो 15 9 होता है 24, 24 में 2 से भागा दो, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यानी जो नाव की चाल है वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। यदि मान लो कि धारा के चाल पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, घटा दो, 15 में से 9 हो गया तो 6, कितना हो गया 6, अब आटा में 2 से 6 कितना गया 3, यानी जो हम लोग का धारा के चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे कितना आसानी से निकल गया। तो ये आप लोगों का था। अब यहाँ देखिए, धारा की दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है, ठीक है ना, हाँ, धारा के विपरीत दिशा में चाल हमेशा घटती है, ये याद रखना है। नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। नाव के चाल जो है ना, मान लीजिए कि हवा के जो स्पीड है वो हमारे से कम रहना चाहिए ना, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। मतलब हमारा जो चाल है, हमारा जो वेग है वो हवा से ज़्यादा रहेगा, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। और मान लीजिए कि देखिए कोई साइकिल चलाते चलाते उधिया जाता है, ऐसा देखे हैं, इसका मतलब क्या कि हवा का चाल उससे बेसी हो गया था, इसीलिए उधिया दिया है। तो याद रखिए, जो आगे बढ़ता है उसका चाल ज़्यादा होता है। तो यदि नाव आगे बढ़ रहा है इसका मतलब नाव का चाल अधिक है, और नहीं तो नाव विपरीत दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उल्टा रहेगा। तो बस, और आप लोगों का ये चैप्टर जो 3 है वह आप लोगों का समाप्त हो गया। पूरे इस 1.5 घंटा के लेक्चर में पूरे चैप्टर 3 बहुत अच्छे से आप लोग समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट नहीं रुकना चाहिए, कमेंट तो जरूर करना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। जय हिंद।